हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द ज्योग्राफी सीरीज़। कल की वीडियो में या पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 41 तक किया था विथ एक्सप्लेनेशंस। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो यू कैन गो टू द चैनल इन द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड वहाँ पे मैंने ज्योग्राफी का पार्ट 1 टिल क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट किया है। नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 42। एंड अब आपको पार्ट 1 कैसा लगा? अगर आपने देखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड इस पार्ट को भी देख के एंड देन मुझे बताना कि आपको ये वीडियोस कैसे लगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 42। द फोर्सेज विच ऑकर इन इंटीरियर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनस फोर्सेज। द सेकेंड स्टेटमेंट इज द फोर्सेज विच ऑकर ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज। सो कोई भी चेंज होता है अर्थ में, that is due to two types of forces. One is endogenic, other one is exogenic. अब ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं एंडो एंड एक्सो, इनका मतलब समझ जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड या आउटर पोर्शन पे। फॉर एग्जांपल एंडोजेनिक फोर्सेस क्या क्या होंगे अर्थ के अंदर जो काम कर रहे हैं? दैट इज़ वॉल्केनिक इरप्शन, then there is tectonic movement of plates, then there is earthquakes. अब earthquake internally तो होता है ना, P waves, S waves, L waves, these all happens and occur in the earth interior only. So these are some of the example of endogenic forces. वैसे ही exogenic forces का क्या example होगा? It is weathering, रेनफॉल भी एक एक्सोजेनिक फोर्स है, ठीक है। सो द फोर्सेज विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेज। एंड यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सो इन दिस क्वेश्चन ये रिवर्स में दिया हुआ है। एक्सोजेनिक स्टैंड्स फॉर विच द फोर्सेज दैट टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, वेयर एज एंडोजेनिक इज द फोर्सेज विच टेक्स प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दैट इज़ वाई neither of the two statement are true। तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस के ही कंसेप्ट से हमें ये आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। एंडोजेनियस फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सडन मूवमेंट्स कॉज अ ह्यूज डैमेज ऑन द अर्थ सरफेस। ऑब्वियसली टोल्ड यू, क्लाउड बर्स्ट क्या होगा? रेनफॉल होती है क्लाउड बर्स्ट में, इट इज़ एन एक्सोजेनस फोर्स। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो का तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। दैट इज़ वाई दीज टू आर एंडोजेनिक फोर्सेस। तो हमारा 43 का करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली, 3 नहीं होगा हमारा। नाउ 44 आ गया हमारा अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। द प्लेस अंडर द अर्थ क्रस्ट वेयर वाइब्रेशन स्टार इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ओरिजिन। द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस टू द ओरिजिन इज कॉल्ड एपीसेंटर। सी एक चीज़ बताता हूँ आपको। दिस इज़ अ पॉइंट, मान लो, जहाँ पे ओरिजिन है अर्थक्वेक का, ठीक है। एंड दिस इज़ द सर्फेस ऑफ अर्थ। नाउ द वेव्स विल ट्रैवल टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस, ठीक है, समझ गए। दिस इज़ द सर्फेस ऑफ अर्थ। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज नोन एज फोकस। और इसका दूसरा नाम भी है, आजकल नेम चेंज करके देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और हाइपोसेंटर। सो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज नोन एज फोकस एंड हाइपोसेंटर। एपीसेंटर क्या होता है? द पॉइंट जस्ट अबव द अर्थ, द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस इज नोन एज द एपीसेंटर, ठीक है। एंड एपीसेंटर इज ऑलवेज इन द अर्थ का सरफेस। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, ठीक है। द प्लेस अंडर द अर्थ क्रस्ट वेयर वाइब्रेशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड इज सेंटर ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल अग्रीड है। और इट इज़ कॉल्ड फोकस, और इट इज़ कॉल्ड हाइपोसेंटर। आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस टू द ओरिजिन इज कॉल्ड एपीसेंटर। अभी मैंने बताया द स्टेटमेंट इज ट्रू। मैक्सिमम लॉस ऑकर्स इन द पार्ट्स क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर। अब जहाँ पे ओरिजिन होगा किसी चीज़ का,
उसका इम्पैक्ट भी तो वहीं सबसे ज़्यादा होगा ना। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जो भी पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, उससे जितने किलोमीटर्स हम दूर जाएंगे डैमेज हमारा कम होता जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी अर्थक्वेक आता है हमारे इंडिया में या कहीं पे भी, वो बताते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन था वो कितने किलोमीटर था ज़मीन से। तो जितना शैलो होगा उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा, और अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है वो जितना डीप होगा उतना कम डैमेज होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस हमारा ऑकर होता है टू द क्लोजेस्ट ऑफ एपिसेंटर। बिल्कुल, जितना हम दूर जाएंगे उतना ज़्यादा लॉस होते जाएगा अर्थक्वेक की एनर्जी में। फोर्थ स्टेटमेंट इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ग्रेजुअली इंक्रीजेज एज अ डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर इंक्रीजेज। नहीं, गलत। ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जैसे जैसे वी मूव, ठीक है, अवे फ्रॉम द एपिसेंटर द डैमेज इज डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डैमेज इट कॉजेज। ठीक है, ध्यान रखना। दैट इज़ वाई फोर्थ स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है यहाँ पे, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। तो हमारा 44 का सी वुड बी द राइट आंसर। नाउ लेट अस सी। देखो, पी वेव्स एंड एस वेव्स को अगर समझना है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, शॉर्ट्स डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे अबाउट द पी वेव्स एंड एस वेव। 30 सेकेंड्स में सारा कुछ समझ जाओगे पी वेव्स एंड एस वेव्स का। जाके चैनल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे लिख लेना टाइप्स, या चैनल पे जाके सर्च करना। अभी रिसेंटली ही डाला है, उसको नोट्स फॉर्म में डाला है। तुरंत समझ जाओगे सारा कंसेप्ट पी और एस वेव्स का। तो पी वेव क्या होती है? पैरेलल टू द एंगल ऑफ प्रोपगेशन। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देता हूँ अबाउट पी वेव्स एंड एस वेव्स। दीज आर पैरेलल टू द एंगल ऑफ प्रोपगेशन, एंड एस वेव्स हमारी परपेंडिकुलर होती है। ऑल्सो पी वेव्स हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मोड में ट्रैवल करती है। इसीलिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब ये तीनों का ही तो कॉम्बिनेशन, हमारी अर्थ का कोर तो ऐसे ही बनी है ना, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दैट इज़ वाई जो शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री टू अराउंड 145 डिग्री होता है। एंड जो एस वेव्स होती हैं हमारी, दीज कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, मतलब लिक्विड में ट्रैवल ही नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ, मेंटल हमारा इज मेड अप ऑफ लावा, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड है जो कि, अब एस वेव्स तो लिक्विड में ट्रैवल ही नहीं होंगी। दैट इज़ वाई 105 डिग्री से जितना भी आगे जाते हैं हम, वो सारा एरिया शैडो जोन होता है। कंसेप्चुअली समझ गए इसको? नाउ अब देखते हैं स्टेटमेंट सेस्मिक वेव्स के रिगार्डिंग। पी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, नो, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड एस वेव्स हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एंड एल वेव्स आर कॉल्ड सरफेस वेव्स, एंड दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, क्योंकि सरफेस पे आती हैं ये। एंड इट कॉज द मैक्सिमम डिवास्टेशंस ऑफ मैन एंड वाइल्ड लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है, दैट इज़ वाई हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रॉन्ग। 3 स्टेटमेंट हमारा ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। 45 का बी इज़ दी सॉरी, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो 1 एंड 2 आर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये करेक्ट पूछा होता है यहाँ पे हमसे तो ओनली 3 वुड हैव बीन द आंसर। और 46 इज अ क्वाइट ईजी वन। हमारी इंटेंसिटीज ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, इट इज़ मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। ठीक है, एंड एक मर्सिली स्केल भी होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका क्या काम होता है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। नो, इट इज़ नॉट। जो रॉक्स ब्रेक होते हैं, जैसे ये रॉक्स हैं, ऊपर से मान लो बारिश पड़ी, ठीक है, तो जब बारिश पड़ेगी तो दिस इज़ नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक। इरोजन का मतलब होता है सॉइल का रन ऑफ होना ड्यू टू वाटर, एंड वेदरिंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, एंड इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। याद करो, मैंने बताया था। तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज वेदरिंग। ठीक है,
ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट। द वियर एंड टीयर कॉज बाय द वेरियस एलिमेंट्स लाइक वाटर विंड स्नो ऑन द लैंड सर्फेस इज कॉल्ड वेदरिंग। नहीं, गलत दिया, ये रिवर्स करके दिया। दिस इज कॉल्ड इरोजन। लैंड के सरफेस में हो रहा है, लैंड सरफेस में हो रहा है, देन इट इज़ डेफिनेटली इरोजन। दैट इज़ वाई 47 का हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। नीदर वन नॉर टू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड यू आर अप्रिशिएटिंग। अगर अप्रिशिएशन नहीं है, अगर कोई इश्यूज़ हैं मेरे स्टडी के मेथड में, तो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं एडिक्वेट चेंजेस कर सकूं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज इट। फंक्शन ऑफ रिवर। हमें बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर। रिवर कॉजेज इरोजन ऑफ इनविजिबल अंडरग्राउंड लैंड। अब मुझे बताओ, रिवर कहाँ फ्लो करती है भाई? सरफेस पे करती है ना। ज़मीन के नीचे तो ग्राउंड वाटर होता है। अब मुझे बताओ सरफेस पे क्या क्या होता है? सरफेस पे हमारी रिवर्स होती हैं, सरफेस पे हमारा वाटरफॉल होता है, कैनियंस होते हैं, जितना कुछ होता है ये सारा तो सरफेस पे ही होता है। तो रिवर इरोजन कॉज करता है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। क्या अंडरग्राउंड लैंड का करेगा? जो चीज़ सरफेस पे ऑपरेट करती है वो अंडरग्राउंड कैसे जाएगी भाई? नहीं जा सकती ना, गलत स्टेटमेंट है। When a river falls from a steep place with very hard rock or steep valley, it forms a canyon. Canyon looks like this. ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि when a river falls from a steep place से नीचे गिरी with rocks, ठीक है, what does it forms? It forms waterfall. अब वाटरफॉल की इमेज सोचो दिमाग में और इस स्टेटमेंट को बैठा के देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। कनेक्ट किया? दैट इज़ नोन एज वाटरफॉल, नॉट कैनियन। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल मैं बताता हूँ आपको, दैट इज शिव समुद्रम वाटरफॉल। आपको मुझे बताना है विच इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैंने देखा है देयर इज़ वन स्टूडेंट, ठीक है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली कॉमेंटिंग एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग, एंड आई कैन बेट यू ही विल गेट अ लार्ज बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्योंकि इंटरेक्शन इज़ अ वे टू रिवाइज। if your mind is actively recalling things, अगर आप एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हो थिंग्स को एंड यू आर एबल टू आंसर, दैट मीन्स क्लिक हो रहा है आपको दिमाग में। एंड रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है क्लिक होना। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे क्लिक हो रहा है ना आपको, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। चलो इसी बात पे थोड़ी सी हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो कमेंट सेक्शन में, सो मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब फॉर्म हुई और किसने फॉर्म की? ठीक है, आगे आओ, आगे आने वाले टाइम पे वीडियो में और भी क्वेश्चंस पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करना उसको। तो ये स्टेटमेंट हमने देख लिया कि भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा 48 भी गलत है। अब रिवर फॉर्म्स अ मिएंडर इन प्लेन्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे जब मिएंडर फॉर्म्स करती है, दिस फॉर्म मिएंडर्स, एंड जब मिएंडर्स ओल्ड हो जाते हैं तो देयर इज़ अ फीचर ऑफ रिवर्स विच फॉर्म्स oxbow lake. This is a feature of mature stage. Whereas अगर हम waterfall को देखेंगे या meander को देखेंगे, waterfall को पहले देखते हैं। waterfall is an example of early stage of village and meander भी later early stage का feature है, but oxbow lake is a feature of old river system. जब river पुरानी हो जाती है then it forms oxbow lake. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ओनली 3 इज द राइट आंसर। नाउ 49 देखते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन ऑन द एजेस ऑफ मिएंडर्स, द एंड ऑफ द मिएंडर लूप्स कम क्लोजर एंड फॉर्म अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज, अभी बताया मैंने, ऑक्सबो लेक। बिल्कुल ये इस तरह होता है, मिएंडर्स इज लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, एंड ऑक्सबो लेक और क्लोज आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ let us see question 50. Waterfall is the most favorite topic of the state PSCs. यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नायग्रा फॉल्स वी नो इज़ फेमस, किधर है ये? कनाडा एंड यूएसए की बॉर्डर पे। देखते हैं हम ऑप्शंस।
ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएस। तो बी का हमारा 3 है, किस में है? बी का 3 हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि 50 का सी है उसमें होगा। तो उस हिसाब से एंजल फॉल्स हम देख लेते हैं। दिस इज़ इन साउथ अमेरिका, वेनेजुएला। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ साउथ अमेरिका से रिलेटेड, एक लेक टिटिकाका। अब मैंने कल की भी वीडियो में इसका नाम लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ लेक बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। साउथ अमेरिका तो है ही है, लेकिन अगर कंट्री का नाम पूछे तो इट इज़ बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। ओके, देन विक्टोरिया फॉल्स किधर है हमारा? इट इज़ बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। हमारा 50 का सी करेक्ट आंसर होगा। द रेज्ड बैंक ऑफ द रिवर्स आर कॉल्ड, सो दीज आर कॉल्ड लेवीज। ठीक है, डेफिनेशन याद करना, नथिंग मोर इज इम्पॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिवर रूट हमें बताना है। By the time it reaches the sea, the flow of the river slows down and get divided into many streams which are called streams. अब stream को stream थोड़ी बोलेंगे, क्या होती हैं? जब river comes to an end या वो मिलती है मान लो बे ऑफ बंगाल में, so these form distributaries। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं उसको। नाउ डेल्टाज आर फॉर्म ओनली एट द माउथ वेयर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल गोदावरी, नोट करते जाना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, दीज रिवर्स, सॉरी नर्मदा नहीं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एट्सेट्रा, दीज रिवर फॉल डायरेक्टली इनटू बे ऑफ बंगाल। ओके, एंड दीज ऑल फॉर्म डेल्टाज। ठीक है, नॉर्थ में हमारी गंगा रिवर भी डेल्टा फॉर्म करती है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, नोन एज सुंदरबन डेल्टा। नाउ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर एग्जांपल नर्मदा, तापी, साबरमती, पेरियार एट्सेट्रा, बहुत सी रिवर्स हैं बट मैंने कुछ मेंशन किए हैं। तो जो भी वेस्ट रिवर फ्लोइंग होती हैं दे फॉर्म एस्टुअरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म क्या करती हैं? हमारा डेल्टाज, एंड वेस्ट फ्लोइंग फॉर्म्स एस्टुअरीज। ठीक है, तो इस हिसाब से 52 का हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी, आई होप। नाउ 53 क्वेश्चन देखते हैं। सी वेव्स के रिगार्डिंग, सी वेव्स कंटिन्यूसली हिट द रॉक एंड क्रिएट क्रैक्स, दिस क्रैक बिकम वाइडर एंड बिगर विथ टाइम एंड फॉर्म कोस्टल आर्चेज। नो, दीज डू नॉट फॉर्म कोस्टल आर्चेज। ठीक है, स्टेटमेंट इज बहुत एक्सट्रीम टाइम पे टाइप का दिया हुआ है। कोस्टल आर्चेज नहीं बोलते हैं उनको, उनको सी आर्चेज बोलते हैं। ठीक है, बस एक ध्यान में रख लेना इसका फीचर, इतना डीपली याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा, ड्यू टू सी केव्स बिकमिंग बिगर विथ टाइम ओनली द रूफ रिमेन्स इन दैम विच इज़ कॉल्ड सी केव्स। ठीक है, दीज आर नॉट कॉल्ड सी केव्स, दीज आर कॉल्ड स्टैक्स। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज, due to continuous erosion by sea wave, the roof of the sea arches also break off and only the wall remains, which are called sea cliff। ठीक है, उसको sea cliff बोलते हैं, बट sea cliff नहीं उसको बोलते हैं, these are called sea arches। ठीक है, that is why इस स्टेटमेंट हमारा none of these are true, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। Let's move to the 54th one। सी वेव्स डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स ऑन द शोर विच फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स सी बेंचेस। डेल्टाज तो नहीं करेंगी, कोस्टल आर्च भी नहीं करेंगी, अपनी अभी हमने देखा क्वेश्चन में, स्टैक्स भी नहीं करती हैं, दीज फॉर्म सी बीचेस। नाउ 55, विच वॉट टाइप ऑफ टोपोग्राफी इज फाउंड बाय द डेपोजिशन ऑफ मटेरियल्स बॉट बाय ग्लेशियर सच एज स्मॉल रॉक्स, सैंड एंड बॉटम सॉइल। देखो इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ग्लेशियर आ गया, मोरेन आंसर होगा, क्योंकि मोरेन फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ग्लेशियर। वैसे ही बार चांस, सैंड ड्यून्स, अब सैंड ड्यून से तो पता कर ही लोगे कि डेजर्ट है, लेकिन अगर बार चांस दिया है तो डेजर्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
नाउ नेक्स्ट इज मैच करना है हमें मशरूम रॉक सैंड ड्यून एंड लॉयस को। तो मशरूम कैसा होता है? इट इज़ वाइडर ऑन टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। तो देख लो, स्ट्रक्चर बेस इज नैरो एंड द टॉप इज़ वाइड। हमारा ए का तो 3 होगा ही होगा, है ना, ए का 3 होगा। यहाँ से हम सीधे आ गए सी एंड डी ऑप्शन पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि सैंड ड्यून्स क्या होता है। ये तो डेजर्ट में फॉर्म होता है जब सैंड ब्लॉक कर लेती है द फ्लो ऑफ विंड इन द डेजर्ट। तो यस, बी का हमारा 1 हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। अब लॉयस हम देखते हैं, व्हाट आर दीज आर द फाइन एंड लाइट सैंड पार्टिकल्स विच आर कैरिड बाय द विंड टू द ग्रेट डिस्टेंस डिपॉजिट ओवर वेरी वाइड एरियाज क्रिएट टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये लॉयस होगा। अपने आंसर अपने नोट्स में इसकी डेफिनेशन को ऐड कर लेना, बस ऐसे ही पढ़ना है हमें। नाउ 57 देखते हैं अब। अर्थ के एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर सर्वाइवल, बट नेचुरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, यस देयर इज यूवी लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर which helps us to get protected from the harmful effect of the ultraviolet rays or the sun rays. The air mass that has made the earth temperature habitable, बिल्कुल generalistic statement है तीनों की तीनों, that is why all 3 of the statements are true. Now let's move to the next question. थर्ड, यहाँ पे देखो फर्स्ट नहीं पूछा है, क्वेश्चन की क्वालिटी इसने बढ़ा दी। इसमें इसने थर्ड नहीं पूछा है, इसमें इसने फर्स्ट नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है थर्ड गैस फाउंड इन दी अबंडेंस। तो अगर आपको एयर का पैक या हमारे एयर में कौन सी गैसेस का क्रोनोलॉजी पता है तो यू कैन ईजिली आंसर दिस। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, देन इज़ ऑक्सीजन, देन इज़ आर्गन, देन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन आर दी अदर गैसेस। तो पहला नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, थर्ड वन इज़ आर्गन, दैट इज़ वाई आर्गन इज़ राइट हेयर। ठीक है, रिवीजन हो गया। लेट्स मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एयर साइकिल। एयर साइकिल के रिगार्डिंग बताना हमें। एयर, व्हेन एयर गेट्स हीटेड अप इट एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर एंड राइजेस अप। द सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हेन एयर कूल डाउन इट बिकम डेंसर एंड हेवियर एंड गोज डाउन। बिल्कुल, एयर जब लैंड के पास होती है इट गेट्स हीटेड, हीट होने के बाद एक्सपैंड होती है, इट गोज अप, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, इट गेट्स हेवियर, देन इट रेन्स डाउन। अगेन दिस साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, एयर कूल होकर डेंस बनती है, हैवी बनती है एंड इट कम्स डाउन इन द फॉर्म्स ऑफ precipitation, रेनफॉल। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डैश अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द अर्थ। अब इस गैस के चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हैं, UNFCCC बना है, UNCCD बना है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी इस पे फ़र्क पड़ता है। सो दिस गैस इज़ नन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच एग्जैगरेट्स द ग्लोबल वार्मिंग एफर्ट ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 61, एटमॉस्फेरिक लेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने पहली वीडियो देख ली होगी यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर होती है विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, दैट इज़ ओजोन लेयर। बी का 5 देख लेंगे, बी का 5 सब में है। ठीक है, चलो ट्रोपोस्फेयर देख लेते हैं। इस लेयर में क्या होता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो देखते हैं। थिएटर ऑफ सीजनल इवेंट्स, चलो भाई ये भी सारे में मेंशन है। मेसोस्फेयर इज व्हाट, इट इज़ नोन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेरॉइड्स। यस यू आर राइट, मेटेरॉइड के डिस्ट्रक्शन के लिए दिस लेयर इज़ नोन। सी का हमारा 2 हो गया, सी का 2 हो गया। आइनोस्फेयर का क्या है रोल भैया, आइनोस्फेयर इज़ नेसेसरी फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। एक्सोस्फेयर इज़ आउटर मोस्ट लेयर,
जहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा ना इसका, मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो का, तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली सॉल्वेबल है वहाँ से। विंड वेन का क्या काम है भाई? विंड वेन किस काम के आता है? विंड वेन इज नोन फॉर द, इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ विंड। अंडरस्टूड? एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ विंड। अब आते हैं 63 में, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस ओनली ड्यूरिंग डे एट नाइट। नहीं, टेम्परेचर इज़ अ वेरिएबल फीचर, ये तो कभी भी चेंज हो सकता है गिवन द फैक्टर्स जिनकी वजह से एटमोसफेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये गलत है। इंसोलेशन डज नॉट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल इफेक्ट करता है। जहाँ इंसोलेशन ज़्यादा होगी वहाँ हीट ज़्यादा होगी, जहाँ इंसोलेशन कम होगी वहाँ कोल्ड वेदर का इम्पैक्ट होगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब मुझे एक लॉजिकल बात बताना, ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर किसके लिए फेमस है भाई? क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, हीट सबसे ज़्यादा होती है। और नॉर्थ एंड साउथ के साइड हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो बताओ गर्मी बढ़ेगी या फिर पोलर? पोल का मतलब पोलर, पोलर का मतलब कोल्ड। तो ये मुझे बताओ, इंसोलेशन का डायरेक्ट रिलेशन है विद द हीट। सो इंसोलेशन इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स द पोल्स और डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी ना। देखो इंक्रीज लिखा है, गलत स्टेटमेंट है। 63 का हमारा डी करेक्ट आंसर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 63 का डी होगा। 64 देखते हैं। इन द एरियाज विथ हाई टेम्परेचर द स्काई इज क्लाउडी एंड द वेदर इज ह्यूमिड। इन एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर द स्काई इज क्लाउडलेस। सही बात है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इक्वेटर पे उतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ती है विद दोज हैविंग स्काई कवर या क्लाउड कवर। क्योंकि जो भी हीट आ रही है अर्थ पे, वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी ना तो उसको क्लाउड्स ऊपर रोक लेंगे। दैट इज़ वाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, उन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एरियाज विथ, ये हमारा लो टेम्परेचर क्लाउडलेस स्काई की बात की गई है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। जहाँ क्लाउड्स कम होंगे वहाँ लो टेम्परेचर होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दैट इज़ वाई 64 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। और लेट्स मूव टू 65। विंड्स के रिगार्डिंग अभी स्टार्ट करने से पहले ही आपको बेसिक्स बता देता हूँ। विंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एक परमानेंट विंड्स होती हैं, एक सीजनल विंड्स होती हैं और एक लोकल विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स कौन सी? द ट्रेड विंड्स, द वेस्टर्लीज एट्सेट्रा, जो कि राउंड द ईयर मूव करती हैं किसी ना किसी फॉर्म में इन दी ट्रोपोस्फेयर या उसके ऊपर की लेयर्स में, दैट आर परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड्स, सबसे पहले तो हमारा मानसून ही आ गया। क्यों? ये सीजनल वेव्स कब होती हैं? सीज़न के हिसाब से होती हैं। जब सीज़न होता है, फेवरेबल क्लाइमेट होगा, फेवरेबल फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे, तो ये सीजनल वेव्स आती हैं। एंड लोकल वेव्स, दीज आर हाईली लोकलाइज्ड इन नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, लू हमारे नॉर्थ इंडिया में गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है ना। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ठंड के टाइम में, ठीक है, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडी हवाएं चलती हैं। दीज आर ऑल्सो लोकल वेव्स। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर टाइम पे होती है। बेसिक समझ आ गया? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। नाउ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स, ठीक है। नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स नहीं होती, एक ट्रेड विंड्स होती है ईस्ट साइड से, एक होती है वेस्ट साइड से। ये कॉम्बिनेशन बना रहा है नॉर्थ एंड ईस्ट, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। एक वेव्स आती है अराउंड द ग्लोब वेस्ट से, एक आती है हमारी ईस्ट से। दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नाउ लोकल विंड्स ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया एवरी डे। नो, एवरी डे नहीं, एवरी डे की होगी, पर्टिकुलर टाइम
पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, ये भी गलत है। 65 का हमारा डी करेक्ट है। 66 देखते हैं, ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी। ड्यू टू एक्सेस heat, the amount of humidity in the atmosphere decreases. The second is amount of humidity in the atmosphere increases during extreme cold weather. अब मुझे बताओ, कोल्ड मतलब क्या? ह्यूमिडिटी कम ही होना तो है, ह्यूमिडिटी कम तो गर्मी कम ना। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड वेदर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तब तो ठंड पड़ेगी नहीं, इट वुड बी बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ड्यू टू एक्सेस हीट द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर डिक्रीजेज। देखो फिर उल्टा स्टेटमेंट है, इंक्रीज नहीं भाई, डिक्रीज, इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होगा। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो 66 का हमारा डी इज़ राइट। अब आते हैं 67। अब हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? सो द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये एक ऐसी बेल्ट है जहाँ से ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, यहाँ से वेरियस विंड्स ओरिजिनेट होती हैं। दैट इज़ वाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखो ये जो है ना मूवमेंट ऑफ द विंड्स एंड जो ये एयर का कंसेप्ट है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट है क्लास 11th की बुक का। ठीक है, तो जब इस एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़ में आगे जाके 11th एंड 12th क्लास भी कवर्ड है, तो मैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में। बट अभी लेट्स कन्फाइन टू क्लास 6, 7, 8 तक, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं। उन लेक्चर्स में मैं, उन एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में मैं हॉर्स लैटिट्यूड को अच्छे से बताऊँगा। तो हमारा इसका आंसर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। एक ये चीज़ याद रखना जो अभी बताई, ट्रेड विंड्स भी हमारी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। मेजर विंड्स जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती हैं। वाटर ऑन अर्थ पे क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ द अर्थ वाटर इज कवर्ड विद द वाटर। स्टैटिक क्वेश्चन है। नहीं भाई, 2/3 नहीं, 3/4 ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। 3/4 हमारा अर्थ सरफेस का कवर होता है बाय वाटर। एंड हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है आउट ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्रेजेंट ओनली 3% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ आइस कैप। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। सबसे ज़्यादा पानी ओशियन में है 97%। ठीक है, देन देयर इज़ फ्रेश वाटर 3%। एंड उस 3% का भी जो 97% के अराउंड है, दैट इज़ अराउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। ठीक है, तो 3% गलत है, यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। हाँ, 69th क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द एवरेज। अब सैलिनिटी से रिगार्डिंग एक फैक्ट आपको बता ही देता हूँ सारे। इट इज़ मैंशनड इन पर 1000 ग्राम पीपीटी सैलिनिटी। ठीक है, एवरेज सैलिनिटी जो ओशन की होती है दैट इज़ अराउंड 35 ppm पार्टिकल्स पर मिनट, ppm। डेड सी जो कि बहुत फेमस है क्योंकि ये इज़राइल एंड जॉर्डन के बीच में लाई करता है, इसकी एवरेज पीपीटी इज़ अराउंड 340। इट इज़ हाईली सैलाइन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। एवरेज सैलिनिटी ऑफ द क्वेश्चन इज 31 पार्ट्स। नो, नॉट 31 बट 35। सैलिनिटी ऑफ डेड सी इज 310 ग्राम, 340 ग्राम्स है। डेड सी इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इज़राइल एंड जॉर्डन। करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी हमारा राइट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन 70 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाटर कंटिन्यूसली राइज एंड फॉल ऑन द ओशन सरफेस विच आर कॉल्ड वेव। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द ओनली कॉज ऑफ सुनामी इज अर्थक्वेक। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। सुनामी लोकलाइज फैक्टर या प्लेट की मूवमेंट्स होती है जब टेक्टोनिक्स, अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। ओनली वर्ड आ गया, एक्सट्रीम हो गया, गलत है। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सैंक ड्यू टू 2003 सुनामी दैट हिट द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2003 में नहीं, 2004 में देयर वाज अ डिवास्टेटिंग सुनामी। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 1। नाउ सहारा डेजर्ट बताया था अफ्रीका में लाई करता है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है।
11 कंट्रीज़ में ये एक्सपैंड करता है एंड इट इज़ अराउंड 1/5 द एरिया ऑफ इंडिया। की फैक्ट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना एंड याद कर लेना इसको, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। नाउ फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? इट इज़ स्प्रेड इन 11 कंट्रीज़। The second statement is the area of Sahara Desert is approximately 1/5 the area of India। ठीक है, तो यहाँ हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, दोनों सही हैं। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नाउ क्वेश्चन 72, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन इंक्लूड्स मॉस एंड लिचन्स। देखो, जब हम बेसिक नीचे से शुरुआत करते हैं, द टॉप मोस्ट में जो फॉरेस्ट आते हैं, दोज आर नोन एज टुंड्रा, दीज आर कोल्ड फॉरेस्ट। ओके, मॉस एंड लाइचन यहाँ पे मिलता है। ओके, नाउ 72 का सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, साउथोरिया ओब्लावेटा ब्रह्मकल इज अ लेटेक्स प्रोवाइडिंग प्लांट। हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। नो, इट डज नॉट, इट इज़ नॉट अ लेटेक्स प्रोवाइडिंग प्लांट, बट ब्रह्मकमल हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ हर्ब। सेकेंड ओनली हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अब 73 देखते हैं। Kargil is situated on the left side of river Indus while Leh is situated on right side। नो, अपोजिट दिया है, राइट में कारगिल है, लेफ्ट में इंडस है। देहरा गामपोस इज अ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड इन सिक्किम। नो, इट इज़ नॉट इन सिक्किम, डी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 74। इंडस वैली पासेस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, पासेस थ्रू लद्दाख। अब सेपरेट हो गया है जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। लद्दाख से क्रॉस होती है, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं। शेओक रिवर इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अदर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक, जांस्कर, नूब्रा एट्सेट्रा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, डी हमारा सही आंसर है। 75, पेन किलर्स लाइक एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ वल्चर। नो, वल्चर की डेथ के लिए डाइक्लोफेनाक इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज़ अ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन द DDT। ठीक है, द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड विच कैन बी केप्ट इन 3 कैटेगरीज। हमारा फॉरेस्ट ग्रासलैंड, टुंड्रा नहीं, देर आर मोर क्लासिफिकेशन, डी हमारा सही आंसर है। 76 देखते हैं। साइट्स 1972 का विच इज़ फाउंड बाय वॉशिंगटन कन्वेंशन। वॉशिंगटन कन्वेंशन, द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्ट 1 में भी बताया था मैंने आपको, याद होगा तो ईजिली कर लोगे। टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर स्पेसिमेन। एंड साइट्स की जो भी रिकमेंडेशन है ना, दैट आर बाउंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दैट इज़ वाई हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो ऑफ 1972, इट वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2022। इसमें 4 शेड्यूल कर दिए गए, पहले 6 थे, उसके बाद 4 शेड्यूल कर दिए गए, जिसमें 4 शेड्यूल में साइट्स में जो भी एनिमल्स एंड प्लांट एंड फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडेड थे, उनको शेड्यूल 4th में रखा गया, क्योंकि लीगली बाइंडिंग था ये, तो हमारी गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा हमारे एक्ट्स में। तो 76 का ठीक है इज सी। No. The natural area set aside to protect ecological integrity of one or more ecosystem for present or future generation. What it is called?
This is called a national park. Generally, resources are classified into natural and man-made. Resources are abiotic and biotic. ठीक है. To prevent soil erosion on steep contour plugging is the most suitable solution. Prevent soil on hilly areas, agriculture through terrace farming system. Reverse opposite दिया हुआ है. That is why neither of the statement is true. Question 79 देखते हैं. The third order in the top from the soil profile is weathered rock material. सबसे पहला तो ह्यूमस आ गया, सबसॉइल आ गई. थर्ड में आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल और सबसे नीचे वाले लेयर में आता है पेरेंट रॉक. नाउ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग लैंडस्लाइड इज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स. नहीं, वेजिटेशन लगाओ ना, प्लांट्स लगाओ. प्लांट्स जब ट्रीज बनेंगे दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द इरोजन. लैंडस्लाइड प्रिवेंट हो जाएगी. दैट इज़ वाई हमारा ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. नाउ बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आर ऑफ दी करेंट अफेयर्स. मैं करेंट अफेयर्स की सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, जहाँ पे आई विल डू दी MCQ क्वेश्चंस, जिससे आपके करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएं. उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं नहीं कर रहा हूँ और जो वेगली दिए हैं इसमें वो सारे भी कवर हो जाएंगे. सो we are done with the part 1 of the geography. Part 2 of the geography, part 1 already uploaded hai. If you like this video, do tell me in the comment section. Till then, keep practicing. Thank you.